महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच एनसीपी के अजीत पवार गुट ने 5 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बहुत बड़ी बैठक होगी, अजीत पवार के जरिए बुलाई गई है। बैठक में अजीत पवार के सभी समर्थक कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलावा दिया गया है और इसी के साथ बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो अजीत पवार ने ये बड़ी बैठक बुलाई है, इस चर्चा में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि 5 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अजीत पवार समेत 9 विधायकों की बगावत के बाद एनसीपी में हड़कंप मचा हुआ है। जहां पर शरद पवार ने जनता के बीच जाकर फिर एनसीपी को मजबूत करने की बात कही, वहीं एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही है। एनसीपी में टूट, शरद पवार खेमे में हड़कंप। शरद पवार आगे क्या करेंगे? शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद सवाल है कि शरद पवार के पास पार्टी को बचाने के लिए क्या विकल्प हैं? क्या एनसीपी पूरी तरह से अजीत पवार की हो जाएगी या शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से एनसीपी का सियासी संकट खत्म हो जाएगा? पार्टी में टूट के बाद शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी में विधायकों की टूट नहीं, चोरी नहीं, डकैती है। वैसे एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर से 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने भेजा है और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको कॉपी भेजी है डिस्क्वालिफिकेशन की। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिखे ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा किया है। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में सियासी भूचाल आ गया। अजीत पवार ने रविवार को कई विधायकों के साथ बगावत कर ली और एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी का विषय नहीं है, एक विचार सरणी का विषय है। बीजेपी का हर वक्त प्रयास यही होता है कि आगे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को कहीं ना कहीं तो खत्म करनी चाहिए। उधर खबर है कि अजीत पवार ने दावा कर दिया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी में बड़ी फूट से पार्टी में खलबली मच गई। उधर कानून के कई जानकार एनसीपी में पड़ी फूट को पिछले साल शिवसेना में जैसा हुआ उससे तुलना कर रहे हैं। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे और देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जबकि अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। पहले शिवसेना और अब एनसीपी में फूट का फायदा बीजेपी को हो सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विरोधियों को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों से कार्यकर्ता घबराए नहीं, जिन लोगों ने बगावत की है उनको जल्द करारा जवाब मिलेगा। तो महाराष्ट्र की सियासत में देखिए किस तरह से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। वार प्रतिवार यहां पर लगातार जारी है। शरद पवार जिनका एक लंबा राजनीतिक सफर यहां पर रहा है, एक बहुत बड़ा झटका लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले, जहां पर बताया जा रहा है कि यह बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत है कि किस तरह से वो अपनी जमीन अब और मजबूती के साथ इस समर्थन के साथ तैयार करेगी। 1988 में मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ 69 थी। मैं कुछ काम के लिए विदेश गया 1 महीने के लिए और वापस आने के बाद बात छोड़कर बाकी सब लोग पार्टी छोड़कर गए थे। तो जो नेता 59 का नेता था वो 5 का नेता हो गया। इतनी मेरी हालत हुई थी, मगर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने पूरा महाराष्ट्र घुमा कर लोगों को मिलकर एक अलग माहौल पैदा किया
और जब चुनाव हुआ तब जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो रही, सब लोग चुनकर आ गए। और जब छोड़कर गए, इनमें से 3 या 4 छोड़कर बाकी सब डिफीट हो गए। और इससे ये मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अब आपको शरद पवार के परिवार के बारे में एक एक करके बताते हैं। शरद पवार 11 भाई बहनों में 9वें नंबर पर हैं और शरद पवार के पिता गोविंदराव पवार और मां शारदाबाई के कुल 11 बच्चे हैं। ये उनका पूरा परिवार। और वहीं अगर गोविंदराव पवार की बात की जाए, जो कि पिता हैं, वो अप्पा साहेब, उनके 2 बेटे हैं राजेंद्र और रणजीत, साथ साथ अनंत जो कि अप्पा साहेब के भाई हैं, अनंत राव, उनके 2 बच्चे हैं श्रीनिवास और विजय पाटिल। ये फैमिली ट्री इस वक्त हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, इसमें कौन कौन किरदार, कौन कौन चेहरा प्रमुख बहुत है, वो हम बता रहे हैं। अब इसी फैमिली ट्री के जरिए हम आप पहुंचाते हैं आपको अजीत पवार तक, जिनकी वजह से पार्टी में बगावत, पार्टी में फूट। और शरद पवार के मामले में हम देखें तो इनकी इकलौती बेटी है सुप्रिया सुले, जो कि अभी जिम्मेदारी संभाल रही है पार्टी की। और देखिए मां उनकी शारदाबाई पवार, जिनके बारे में वो कई मौकों पर जिक्र भी करते हैं क्योंकि वो उन्हें एक मिसाल के तौर पर हमेशा से देखते रहे हैं। और वो जमाना था जब उन्होंने निकाय चुनाव तक लड़ा था सन 1938 में, इसलिए वो मानते हैं कि उनकी मां की ये ताकत है। 7वीं पास तक वो बताई जाती थी उस जमाने में। शरद पवार की बेटी का जिक्र करें तो सुप्रिया सुले हैं। हालांकि वो कह रही है कि अभी भी अजित पवार के लिए वो उनके भाई हैं, वही सम्मान रहेगा। लेकिन अब क्योंकि सियासी समीकरण बदल चुका है, मां शारदाबाई और गोविंदराव पवार, जिनकी 11 संतानें थी, जिनमें से 9वें नंबर पर शरद पवार थे, और कुछ इसी तरह से ये पूरा परिवार आगे बढ़ता रहा। तो महाराष्ट्र की सियासत पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। 9 जुलाई को शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर होगा। और इसी के साथ अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 बागी विधायकों ने कल मंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार को कल डिप्टी सीएम बनाया गया था। ये इस वक्त हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आपकी क्या उठापटक है, कैसे मीटिंग दर मीटिंग की जा रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत के 12 से 13 साल के पन्नों को पलटेंगे तो 5वीं बार वो डिप्टी सीएम बने हैं। ये कमान यहां पर आई है। हालांकि हर बार कुछ सियासी समीकरण अलग अलग दिखाई दिए हैं और एक बार फिर से अजीत पवार के चलते महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल। और अब आपको महाराष्ट्र का सियासी गणित हम समझाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीट है, जबकि बहुमत का आंकड़ा, जिसे जादुई आंकड़ा कहते हैं, वो 145 का है। अब इस वक्त हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी के पास फिलहाल क्या है। हालांकि बीजेपी इस वक्त विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है अपने आंकड़े के हिसाब से, जो आंकड़ा है 105। देखिए बीजेपी के खाते में 105, अगर एनडीए प्लस का जिक्र करें तो 174। वहीं शिवसेना, जो कि शिंदे गुट का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि शिवसेना में किस तरह से दो फाड़ आई, 40 सीटें। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट 9 सीटें, निर्दलीय यहां पर 20 के साथ में है। यानी कुल मिलाकर 174 सीटें इस वक्त एनडीए के पास है। और बीजेपी का आंकड़ा आप देख रहे हैं 105 उसके पास है। और इसके अलावा अगर आप देखें कुल सीट देखिए 288 है। महाविकास अघाड़ी के पास 112 सीटें हैं। एनसीपी का अगर बात की जाए तो जो कि शरद पवार का गुट है उसके पास 45 है। शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके पास मात्र 14 सीटें हैं और कांग्रेस 44 और निर्दलीय के पास 9 सीट है। इसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू जो है वो इस वक्त मैं आपको बताऊंगी। ये जो 45 का आंकड़ा है, दरअसल इसको लेकर दोनों तरफ से दावा ठोका जा रहा है। अजीत पवार कह रहे हैं कि 40 मेरे संपर्क में है, शरद पवार कह रहे हैं कि मेरे भी संपर्क में। अब ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों की तरफ ये आंकड़ा है? अब ये दूसरी बड़ी बात, ये जो कांग्रेस पार्टी के पास 44 सीटें हैं, वो कह रहे हैं अब कि विपक्ष का जो चेहरा होगा वो हमारा होगा विधानसभा के अंदर सीटों के लिहाज से। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, एनसीपी में बगावत मामले में शरद पवार गुट की तरफ से दूसरी बड़ी कार्रवाई इस वक्त हो चुकी है। वो खबर बताएंगे हम आपको। एनसीपी ने दरअसल अकोला जिले के अध्यक्ष विजय देशमुख को पार्टी से बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया है। विजय देशमुख कल अजीत पवार के शपथ ग्रहण में शामिल भी हुए थे, लेकिन फिलहाल उनको अब यहां पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो जितने भी बगावती हैं उनके खिलाफ सख्त तेवर यहां पर पार्टी ने अपनाया है। महाराष्ट्र के बाद अगली बड़ी खबर बिहार से। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और सांसद हो या फिर विधायक नीतीश से नाराज वो चल रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में आगे क्या होने वाला है?
2024 से पहले नीतीश की पार्टी टूटेगी? क्या लालू की पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या अखिलेश के बनाए गठबंधन में दरार पड़ने वाली है? शरद पवार के परिवार में बगावत के बाद विपक्षी एकता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब तो बात यहां तक होने लगी है कि कहीं बिहार में भी मुंबई वाली पिक्चर न दिख जाए। बिहार में बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने खुले तौर पर महागठबंधन में टूट की बात कही है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। सुशील मोदी का दावा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से 1-to-1 बात करना शुरू कर दिया है। जेडीयू के विधायक और सांसदों को न ही राहुल गांधी स्वीकार हैं और न ही तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। सुशील मोदी की माने तो लोकसभा चुनाव में जेडीयू को आरजेडी 10 सीटें भी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में टिकट कटने के डर से जेडीयू में भगदड़ जैसी स्थिति है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद हैं उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। सुशील मोदी की माने तो महाराष्ट्र से भी समर्थन मिला। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले का दावा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी विपक्ष में फूट पड़ सकती है। जब से नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया कि बीजेपी को छोड़कर वो आरजेडी के साथ चले गए, पहले आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी और फिर बीजेपी के साथ आ गए, तो इसीलिए उनके एमएलए में नाराजगी है और आरजेडी के साथ रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए कुछ एमएलए में मतलब जरूर असंतोष है और बिहार में भी जेडीयू में फूटपाट हो सकती है। पटना से बड़ी खबर ये है कि सीएम नीतीश कुमार सांसदों से मिल रहे हैं, अपने विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। खबर आ रही है कि नीतीश की पार्टी में खलबली मची हुई है। खबरों के मुताबिक इस वक्त जेडीयू में नीतीश के अलावा और 2 नेता ललन सिंह और संजय झा की चल रही है। नीतीश खुद कुर्मी बिरादरी से आते हैं, लेकिन ललन सिंह भूमिहार और संजय झा ब्राह्मण हैं। सुशील मोदी जी का बयान है कि ऐसे विद्रोह बिहार में संभव है, तो बिहार में ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस होना एकदम नहीं है, क्योंकि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चल रही है और ये ख्याली पुलाव पकाना सुशील मोदी छोड़ें। खबर है कि जेडीयू के बड़े पिछड़े नेता बीजेपी से सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव का साथ ओम प्रकाश राजभर करीब छोड़ चुके हैं। अखिलेश यादव का गठजोड़ टूट चुका है। लालू यादव के कहने पर अखिलेश यादव पटना तो आए, लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिला सके। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की माने तो आरएलडी नेता जयंत चौधरी अखिलेश यादव से नाराज हैं, इसलिए वो पटना में विपक्ष की बैठक में नहीं गए। उत्तर प्रदेश में भी जयंत चौधरी जैसे नेता भी पटना की मीटिंग में नहीं गए थे, तो वो भी मतलब एनडीए के साथ आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी में भी फूट होने की संभावना है, हो सकती है। रामदास आठवले के दावों पर यकीन करें तो पटना में जुटा एंटी मोदी मोर्चा 2024 से पहले ही बिखरने लगा है। विपक्ष के मोर्चे की एक ही पहचान है, कांग्रेस गांधी परिवार की पार्टी मानी जाती है, टीएमसी ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, पीडीपी मुफ्ती खानदान की पार्टी, एसपी अखिलेश यादव की पार्टी, आरजेडी लालू यादव की पार्टी, डीएमके में स्टालिन परिवार का दबदबा,
लेकिन अब पवार परिवार में फूट के बाद अजीत पवार मोदी के नाम पर बीजेपी में आ गए तो महाराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। अब महाराष्ट्र में